दोस्तों उम्मीद है आप बिल्कुल अच्छे होंगे। तो आज सामान्य हिंदी में हम लोग छंद देखेंगे। छंद बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपकी जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उन सभी परीक्षाओं में छंद से, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, लेखपाल हो, इसके अलावा जो भी जिस भी परीक्षा में आपकी हिंदी पूछी जाती है उसमें छंद से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। छंद अपने आप में बड़ा कॉन्सेप्चुअल है, इसलिए इस टॉपिक को बहुत कम समय में नहीं समझाया जा सकता। इसलिए मैंने इसे 3 भागों में बांटा है। तो सबसे पहला जो आज का है, मैं पूरे छंद की भूमिका दूंगा। इसके बाद दूसरा टॉपिक में मैं मात्रिक छंद उदाहरण से बताऊंगा, और तीसरा जो है मैं वर्णिक छंद के का एक अलग लेक्चर बनाऊंगा। लेकिन इन सब की भूमिका और सभी महत्वपूर्ण प्रश्न भी आज मैं समाहित कर दूंगा इस आज के इस लेक्चर में। तो ठीक है दोस्तों, आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं छंद। तो छंद का मतलब क्या होता है कि आह्लादित यानी प्रसन्न करना। छंद की परंपरा बड़ी पुरानी है। ऋग्वेद में सर्वप्रथम छंद का उल्लेख दिखाई देता है। यानी जब हर्ष और दीर्घ स्वर यानी स्वरों का जो डिवाइडेशन था वो पूर्ण रूप से अपने वर्तमान फॉर्मेट में नहीं आया था, वर्तमान स्वरूप में नहीं आया था, तब से ये छंद की परंपरा चल रही है। बाद के विशेषकर तुलसीदास जी ने छंदों को बड़ा प्रमुख स्थान दिया है अपनी काव्य रचनाओं में। छंद का संबंध काव्य रचनाओं से ही होता है। तो सबसे पहले देखिए, अगर किताबों में देखेंगे तो भारी भारी भरकम परिभाषा दिखेगी। मैं आपको उस परिभाषा को एक संक्षिप्त रूप में बताता हूँ। तो सबसे पहले कि छंद के अवयव जानते हैं। अगर हम अवयव जान ले तो ये परिभाषा हम अच्छे तरीके से बना सकते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं कि छंद शास्त्र के व्यवस्थित परंपरा का सूत्रपात पिंगलाचार्य के छंद सूत्र में मिलता है। यही कारण है कि छंद को पिंगल शास्त्री या छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। छंद के अवयवों की बात करें तो छंद के कुल 8 अवयव हैं। कौन कौन से? चरण, वर्ण, मात्रा, क्रम, यति, गति, तुक और गण। ये 8 हैं। आठों पे मैं डिटेल में चर्चा करूंगा। इन आठों का यानी इन आठों अवयवों से युक्त कोई अगर काव्य रचना है तो उसे ही क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। बस यही सामान्य भाषा में छंद की डेफिनेशन है। यानी वर्ण, मात्रा, क्रम, यति, गति, तुक, गण और चरण से युक्त काव्य रचनाएं छंद कहलाती हैं। तो डेफिनेशन आप समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। चरण, चरण यानी पाद। तो छंद में प्रायः 4 चरण होते हैं। मैंने प्रायः कहा, कुछ छंद अपवाद है जैसे कुंडलियां हुई, फिर छप्पर हुआ, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो छंद का चौथाई भाग, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, उदाहरण लिया है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो इसमें देखिए 4 चरण है। ये एक चरण है, फिर ये दूसरा चरण, ये तीसरा चरण, ये चौथा चरण। तो ये 4 चरण है। तो ये क्या हो गया? छंद का उदाहरण हो गया। आइए आगे देखते हैं। वर्ण, तो ध्वनि का लिखित रूप ही क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। वर्ण का अलग से मैंने लेक्चर दे रखा है, उसे आप देख सकते हैं। तो ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। वर्ण 2 प्रकार से, कौन कौन? हर्ष वर्ण और दीर्घ। तो हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर में इसे बांट सकते हैं। इसके बाद मात्रा, छंद शास्त्र में जो हर्ष और दीर्घ है उसी को मात्रा कहा जाता है। यहाँ देखिए हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर, इसके लिए हमारा पहला लेक्चर आप देख लीजिएगा, हिंदी का पहला लेक्चर। तो हर्ष स्वर अ, इ, उ, री और ये चंद्रबिंदी, ये 5 जो है हर्ष स्वर है। वैसे तो मुख्य रूप से ये 4 ही है, लेकिन मैंने कहा कि जब हिंदी का भी बंटवारा भी नहीं हुआ था इन व्याकरणों में, तब से ये छंद चल रहे हैं, इसलिए इन सबको भी समाहित करते हैं। दीर्घ स्वर की बात करें तो आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, अंग और अह, ये दीर्घ स्वर है। वैसे हिंदी की बात करें तो अंग और अह दीर्घ स्वर नहीं आते, लेकिन छंद में अंग और अह को दीर्घ स्वर की श्रेणी में शामिल किया जाता है। क्यों? मैं बार बार बता रहा हूं, क्योंकि अभी ये जो संरचनाएं बनी व्याकरण के उससे पहले ही ऋग्वेद में छंद का उल्लेख मिल चुका है। तो इस तरीके से ये मात्रा हो गई। क्रम देख लेते हैं। लघु और गुरु के स्थान निर्धारण को
क्रम कहते हैं। लघु गुरु ये क्या है, ये मैं बताऊंगा। मात्राओं को गिनने के लिए लघु और गुरु। लघु मतलब छोटी मात्रा यानी एक, और गुरु को ऐसे डिनोट करते हैं यानी दो मात्रा। तो गुरु को दो मात्रा गिनी जाती है और लघु को एक। बस छंद में बस यही दो आते हैं, न तो लघु से कोई छोटा होता है और न ही गुरु से बड़ा होता है, यानी तीन मात्राएं एक साथ नहीं गिनी जाती और एक मात्रा से कम भी नहीं होती। तो ये है क्रम। यति मतलब ठहराव, विश्राम। जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, तो सागर ये हुआ, तो यहाँ पे खड़ी पाई है यानी यहाँ पे विश्राम है, तो ये हो गया यति। जहाँ पे ठहराव होता है तो वहां पे क्या होता है, उसे ही हम यति कहते हैं। इसके बाद है गति, जो छंद की या काव्य की एक निश्चित लय है, जिस लय में ये बोले जाते हैं। जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, पढ़ने का सबका अपना अपना तरीका होता है। तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, तो ये क्या हो गई, ये गति हो गई। इसके बाद है तुक, चरणांत के वर्णों की आवृत्ति, यानी अंत में, चरण के अंत के जो वर्णों की आवृत्ति है, जैसे सागर, उजागर, धामा, नामा, ये सब क्या है, ये है तुक। इसके बाद है गण। तो गणों को देखिए, जो लघु और गुरु हैं उन्हें प्रदर्शित करने के लिए, उन्हें लिखने के लिए तीन तीन वर्णों के स्वतंत्र समूह बनाए गए, निर्धारित किए गए, इन्हें ही गण कहते हैं। इनके बारे में मैं समझाने जा रहा हूं। फिलहाल आप ये जानिए, पूछा जाता है कि गणों की संख्या कितनी होती है, तो कुल 8 गण है। कौन कौन से, ये देखिए, पहले से देख लेते हैं। यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़ और सगड़। देखिए ये जो गण है जितने भी, इन सभी को यहाँ पे समझ लीजिए। क्यों, क्योंकि जब मैं आगे वार्डिक छंद बताऊंगा तो बिना इसके वो आगे बढ़ ही नहीं सकता। फिलहाल इसकी समझ मैं आपको दे रहा हूँ। एक सूत्र होता है, कॉमनली सूत्र है, किताबों में लिखा रहता है, सभी लोग बताते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ऊपर से टपक के ये सूत्र आया है या फिर ये मैंने बनाया है। ये सूत्र बहुत कॉमन है, किताबों में लिखा होता है। सूत्र को देखिए, यमाता राजभान सलगा। ये देखिए, यमाता राजभान सलगा। इस सूत्र का प्रयोग कैसे करते हैं, ये देखिए। सबसे पहले यमाता, यमाता, मैंने यहां कहा कि गण तीन तीन वर्णों के स्वतंत्र समूह। तो य से शुरुआत कीजिए, तो य से एक, मा दो और ता तीन वर्ण ये हुए। तो य क्या है, यहाँ आप देखिए, य जो है लघु है, केवल य है, यानी अ है ना यहाँ पे, तो ये तो लघु हो गया, यानी एक। मा यानी आ की मात्रा, तो ये दीर्घ होगा। दीर्घ मतलब ये मैंने ऐसे बताया, ये गुरु यानी दो, तो ये दीर्घ, और ता ये भी दीर्घ। इसी तरीके से अब मगड़, तो ये म से मा ता रा, और इस य को छोड़ दे, इस म से शुरुआत करें, मा फिर ता फिर रा। यहाँ देखिए तीनों ही गुरु है, तो ये तीनों गुरु। उसी तरीके से ता रा ज, तो ये तगड़ हो गया, तो ता ये भी गुरु, रा ये भी गुरु और ज लघु। इसी तरीके से रगड़, तो रगड़ देखिए, रा ज भा, यानी गुरु लघु गुरु, तो गुरु लघु गुरु गुरु। इसी तरीके से जगड़, जगड़ में लघु गुरु लघु, लघु गुरु लघु। भगड़, गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु। जो बिल्कुल नहीं जानते ध्यान से समझिए इसे। फिर नगड़, नगड़ में देखिए यहाँ नौ, फिर सौ, फिर ल, यानी तीनों ही लघु। फिर सगड़, फिर सगड़ में तीन लिया जाएगा, सौ, लघु, लघु और दीर्घ, लघु लघु और दीर्घ। सगड़ के बाद से कोई तीन बन ही नहीं रहा, इसलिए बस यही तक। तो ये 8 है, यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़, सगड़। तो ये आपको याद होनी चाहिए। अगर याद रहेंगे तो वर्णिक छंदों को आसानी से पहचानेंगे। दूसरे लेक्चर या फिर तीसरे लेक्चर में मैं वर्णिक छंद का जिक्र करूंगा, तो इसे याद कर लीजिए कैसे कैसे। अगर ये कॉन्सेप्ट जानते हैं, केवल ये याद कर लीजिए, यमाता राज भान सलगा। फिर मैं दोहरा दूं, यमाता राज भान सलगा। तो ये सूत्र याद रखिए, ये सब अपने आप बन जाएंगे। तो उम्मीद है कि गढ़ आप समझेंगे आप। इसके बाद अलावा मैं वर्णिक छंद बताऊंगा, फिर मैं इसे दोहराऊंगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये छंद के अवयव है, मैंने डेफिनेशन बताई। प्रश्न डेफिनेशन भी पूछे जाते हैं, छंद के अवयव पूछे जाते हैं। यति क्या है, ठहराव यानी विश्राम, ये भी पूछा जाता है। तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ बताई।
अब आते हैं हम छंद के प्रकार। छंद मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। मात्रिक छंद यानी मात्रा के आधार पर गणना की जाती है, यानी ये आप देख रहे हैं तो मात्रा, पहले मैं यहां बता दूं कि दूसरा वर्णिक छंद, तीसरा मुक्तक छंद। वर्णिक छंद में वर्ण के आधार पे यानी गणना की जाती है। मुक्तक छंद मुक्त होते हैं, न वर्ण न न मात्रा, एकदम बिल्कुल मुक्त रूप से बहुत सारे छंद लिखे जाते हैं। जैसे मुक्त काव्य आप पढ़ते होंगे तो वो मुक्त रूप से काव्य है, यानी मुक्त रूप से छंद है। जैसे इस एग्जाम्पल को, इस उदाहरण को मैं ले लूं, अगर हम इसको वर्णिक छंद में देखेंगे, वर्णिक छंद, तो हमें मात्राएं गिननी पड़ेगी, यानी सॉरी वर्ण गिनने पड़ेंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 7, ये देख लीजिए आधा नहीं जोड़ा जाता, 7 8 9 10 11 12 13, तो वर्ण कितने हो गए? 13 हो गए। फिर मैं बता दूं वर्ण में आधा जो होता है वो नहीं जोड़ा जाता, लेकिन जब हम इसको मात्रिक छंद के अनुसार देखेंगे तो इसमें इसकी मात्राएं देखी जाएंगी। ये ऊ की मात्रा है, आ की मात्रा, यानी लघु और दीर्घ देखा जाएगा। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको मात्रिक छंद पे चर्चा कर रहा हूं। मात्रिक छंद, अगर इसको मात्रिक छंद देखना है तो देखिए कैसे देखेंगे। ये देखिए ये एक हो जाएगा, क्योंकि जौ मतलब इसमें अ है ना, यहाँ हर्ष और दीर्घ दिमाग में रहना चाहिए। फिर ये भी य है, कोई इस पे मात्रा नहीं है। फिर ह हो गया एक, नौ में छोटा ऊ, और छोटा ऊ किस पे आया? हर्ष, यानी एक, तो ये भी एक। ये आ मा, तो ये आ यानी दीर्घ स्वर, तो ये आ हो जाएगा। जहां भी दीर्घ है वहां गुरु होगा, जहां भी ये दीर्घ है वहां गुरु हो जाएगा, और जहां भी हर्ष है वहां पे लघु हो जाएगा। क्लियर? चलिए इसी तरीके से ये एक। अब देखिए इसकी गणना ज्ञान, ये आ गया। अगर वर्तमान भाषा में लिखा है, ये तो अवधि में लिखा है इस तरह, अगर देखें तो ज्ञान, ये दोनों ही तरीका एक ही है। तो यहाँ पे देखिए ये ज्ञ एक संयुक्त अक्षर है, और संयुक्त अक्षर को हमेशा गणना में 2 यानी गुरु मानते हैं, हमेशा याद रखिए। जहां भी संयुक्त अक्षर आएगा वहां इसकी गणना में से गुरु मान लेते हैं, यानी 2 मात्राएं मानते हैं। तो यहां भी देख लीजिए ये आधा ग है, तो ये आधा ग और या, ये या क्या हुआ? गुरु हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस आधे ग को इसके साथ जोड़ के फिर एक और बढ़ा देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि 2 से अधिक हम मात्राएं ले ही नहीं सकते, और 1 से कम नहीं ले सकते। तो ज्ञा एक साथ मिलके एक, और फिर 9, फिर ऐसे ही छोटा ऊ 1 9 1, फिर सा है यानी या की मात्रा 2, फिर ये 1, फिर ये 1। तो इस तरीके से ये मात्रा की गणना की जाती है। चलिए आइए देखते हैं मात्रिक छंद। तो मात्रा के आधार पर गणना। मात्रिक छंद को 3 भागों में बांटा गया है: सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद। प्रश्न पूछे जाते हैं कभी कभी कि चौपाई कौन सा छंद है, तो सममात्रिक छंद है। फिर दे देगा बरवय कौन सा छंद है, तो अर्ध सममात्रिक छंद है। इसी तरीके से उल्लाला कौन सा छंद है, तो इस तरीके से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इसे स्मरण रखिएगा। सममात्रिक छंद 4 प्रकार के होते हैं: चौपाई, रोला, गीतिका, हरिगीतिका। अर्धमात्रिक छंद भी 4 प्रकार: दोहा, सोरठा, बरवय और उल्लाला। विषम मात्रिक छंद 2 प्रकार: कुंडलिया और छप्पन। इसके बारे में थोड़ा बहुत मैं भूमिका दूं, जो प्रश्न पूछे जाते हैं उदाहरण सहित, यानी उदाहरणों को मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा आपको। चौपाई, क्योंकि लेक्चर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं अगले लेक्चर में उदाहरण को बताऊंगा। फिलहाल मैं एक ही उदाहरण पे थोड़ा बहुत आपको समझाऊंगा। चौपाई, चौपाई में कितनी मात्राएं होती है पूछा जाता है। 16 मात्राएं किसमें होती हैं, तो चौपाई में होती हैं। किस मात्रिक छंद में 16 मात्राएं होती है? चौपाई में। चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। तो ध्यान रखिए ये प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं। जैसे ये देखिए एक चौपाई लिखी है, ये हम गिनते हैं जो हमने गिना था: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 हुआ। एक और नीचे वाला भी देख लेते हैं: 1 ज य 1 क 1 प, ये बड़ी की मात्रा है तो 2 हो जाएगा। फिर ये 1, ये त में छोटी हूं, ये देख रहे हैं छोटा ऊ है तो ये 1 हो जाएगा। लो ओ है तो बड़ा, दीर्घ ये 1 ये 1, जा है तो दीर्घ 1 और 1। गिनिए 1 2 3
4 5, इसे 2 बार गिनते हैं 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। इसी तरीके से आप इसे गिनकर देख लीजिए। यहाँ मैं बता दूं, ये पुत्र, पुत्र जो लिखा हुआ है, तो पुत्र मैं बता दूं ये त्र संयुक्त अक्षर है। जब भी संयुक्त अक्षर होगा तो अगर संयुक्त अक्षर के पहले कोई हर्ष आए, जैसे ये त्र है, संयुक्त अक्षर के पहले हर्ष आया है, ऊ की मात्रा छोटा ऊ, तो इसकी गणना में हम दीर्घ, इसकी गणना जब हम करेंगे तो गुरु लिखेंगे, यानी ये 2 मात्रा हो जाएगी इसकी। यानी पू पे 2 मात्राएं, त्र पे 1। लिखने का ढंग ये होता है, पू पे 2 मात्राएं 1, लिखने का ढंग ये होता है। लेकिन अगर इसे हम गिनेंगे तो पुत्र को, त्र को 2 बार गिनेंगे और पुत्र छोटा है तो 1 बार गिनेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3, यानी पुत्र में 3 मात्राएं हो गई। यदि यही त्र के साथ मान लीजिए कोई बड़ा, मान लीजिए फर्ज कीजिए कि ये बड़ा होता, तो ऐसा नहीं है यहाँ पे 3 हो जाता है, यहाँ तब 2 ही रहता। बात समझ में आई? चलिए आइए आगे देखते हैं। तो चौपाई में प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं, रोला में प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, पर ध्यान रखिए 11 और 13 पर यति होती है। यति यानी रुकावट। जैसे मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि सपोज कीजिए कि जैसे हम गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो अगर ये रोला होता, यहाँ पे मैंने रोला का एग्जाम्पल उदाहरण दिया होता, तो इतना के बाद ये 11 मात्राएं होती और इसके बाद जो होता उसमें 13 मात्राएं होती, यानी 11 पे 1 यति और फिर 13 पे 1 यति, यानी ठहराव। तो रोला याद रखिएगा, प्रश्न पूछे जाते हैं इस तरीके से भी। 24 मात्राएं होती है प्रत्येक चरण में, 11 पे और 13 पे यति। इसी तरीके से गीतिका में 26 मात्राएं होती हैं, 14 और 12 पर यति। फिर हरि गीतिका में 28 मात्राएं होती है, 16 और 12 पर यति। फिर मैं दोहरा दूं कि अगले लेक्चर में मैं उदाहरण से बड़ा डिटेल बताऊंगा, फिलहाल भूमिका समझिए। ये हो गई सममात्रिक छंद। फिर याद कीजिए सममात्रिक छंद कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? चौपाई, रोला, गीतिका, हरि गीतिका। चौपाई में प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं? 16 मात्राएं। रोला में 24 मात्राएं प्रत्येक चरण में, 11 और 13 पर यति। गीतिका में 26 मात्राएं, 14 और 12 पर यति। हरि गीतिका में 28 मात्राएं, 16 और 12 पर यति। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्ध सममात्रिक छंद। अर्ध सममात्रिक छंद कौन कौन से होते हैं? दोहा, सोरठा, बरवय और उल्लाला। फिर दोहा, सोरठा, बरवय और उल्लाला। दोहा में कुल 24 मात्राएं होती हैं, जिसमें पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं। अगर यहाँ पे हम बात करें तो ये 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण, 4 चरण है, तो पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं? 13 मात्राएं। और दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं? 11 मात्राएं। तो दोहा में प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं, पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, जबकि दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं। सोरठा में पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं, जबकि दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं, इसमें भी कुल 24 मात्राएं। सोरठा दोहे का उल्टा होता है, प्रश्न पूछा जाता है कि दोहा का सोरठा किसका उल्टा है? विपरीत है, तो दोहा का। देखिए 13 11 तो 11 13। फिर बरवय, बरवय में कुल 19 मात्राएं, यानी प्रत्येक चरण में 19 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण में, यानी पहले और तीसरे चरण में 12 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में, यानी दूसरे और चौथे चरण में 7 मात्राएं होती हैं। इसी तरीके से उल्लाला में कुल प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं, जिसमें पहले और तीसरे चरण में 15 मात्राएं, जबकि दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं। समझ में आया? फिर दोहरा दूं, अर्धमात्रिक छंद 4 प्रकार के होते हैं: दोहा, सोरठा, बरवय और उल्लाला। दोहा में कुल प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, जिसमें पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, जबकि दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। दोहे का उल्टा सोरठा होता है, इसमें भी प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, लेकिन पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं हैं। इसके बाद है बरवय। बरवय में प्रत्येक चरण में 19 मात्राएं होती हैं,
पहले और तीसरे चरण में 12 मात्राएं, जबकि दूसरे और चौथे चरण में 7 मात्राएं। चौथा है उल्लाला। उल्लाला के में प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं, पहले और तीसरे में 15 मात्राएं, जबकि दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं होती हैं। समझ में है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा है मात्रिक छंद में विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद दो होते हैं, कौन कौन? कुंडलियां और छप्पय। कुंडलियां पूछा जाता है कि दोहा और रोला को मिलकर क्या बनता है, तो दोहा और रोला मिलाकर कुंडलियां बनती हैं, जबकि रोला और उल्लाला मिलाकर छप्पय बनते हैं। तो कुंडलियों में 6 चरण होते हैं, छप्पय में भी 6 चरण होते हैं, जिसमें शुरुआत के 2 चरण कुंडलियों में दोहा के होते हैं, जबकि अंत के 4 चरण रोला के। यानी ये 4 हो गए, फिर 2 और होंगे। तो शुरुआत के जो 2 चरण हैं वो दोहा होते हैं और अंत के 4 चरण हैं वो रोला के होते हैं। ये है कुंडलियां। यहाँ देख सकते हैं रोला और दोहा दोनों को। फिर छप्पय, तो शुरुआत के 4 चरण रोला के होते हैं और अंत के 2 चरण उल्लाला के होते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि मात्रिक छंद की पूरी भूमिका आप समझ पाए होंगे। बड़ा महत्वपूर्ण है, यहाँ से ही प्रश्न उठा लिए जाते हैं आपकी परीक्षाओं में। आइए वर्णिक छंद के प्रकार पे हम देख लेते हैं। तो वर्णिक छंद कई प्रकार के होते हैं, जिनमें कुछ महत्वपूर्ण प्रकारों को मैं आपको बता दूं, जिसमें सवैया कई प्रकार के हैं, जिसमें बड़ा ही झुंड सवैया, ये पूरा अलग से एक लेक्चर रहेगा। तो सवैया के 12 प्रकार होते हैं मुख्य रूप से, जिसमें मत गयंद एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रकार है सवैया का। इसके बाद है इंद्र वज्रा, फिर द्रुत विलंबित, फिर उपेंद्र वज्रा, फिर मालिनी, फिर मंदाक्रांता, फिर 7वां है कवित्त। कवित्त 3 प्रकार से बांटा जा सकता है, मनहरण वर्णिक छंद, रूप घनाक्षरी वर्णिक छंद और देव घनाक्षरी कवित्त वर्णिक छंद। इसके बाद है शालिनी, फिर बसंत, तिलका और वंशस्थ। तो ये वर्णिक छंद के प्रकार है। मुक्तक छंद तो मुक्त है। इस तरीके से पूरे छंद की दोस्तों मैंने भूमिका बताई। मुझे उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगले लेक्चर में मैं उदाहरण सहित मुक्तक छंद के पूरे हर एक का, यानी जितने हैं, मैं सबका एक एक उदाहरण लूंगा और आपको उसे बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। मात्राओं को अगर आप यहाँ अभी भी मात्राएं समझने में दिक्कत महसूस हो रही है तो एक बार और इस वीडियो को देख लीजिए। और अगले लेक्चर में मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, तो अगला लेक्चर देखना न भूलिए। आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगले लेक्चर का लिंक मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, अपना ध्यान रखिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।